हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गीगा। इस वीडियो में हम लेज़र आइडिया टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे, जिसमें कि हमें जो क्रिटिकल इन्वर्जन की कंडीशन है वो हम डिराइव करने वाले हैं। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक जो कुछ रिलेशंस हैं वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखें तो हम कवर करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन फिनोमेना की। ठीक है, हमने एक वीडियो में कवर किया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होता है एंड स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। वो हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो बेसिक्स थे, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर किसी भी लेवल में किसी टाइम टी पे अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइन करने हो पर यूनिट टाइम, तो वो हम कंसिडर कर लेंगे कि कैपिटल एन है। ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी कोई अगर हम लेवल कंसिडर करें, तो अगर उसमें हमें कि कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी टाइम टी पे, तो वो हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। ठीक है, अगर वो लेवल 1 में होगा तो उसे N1 से डिनोट करेंगे, लेवल 2 में होगा तो N2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक जनरल हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि कैपिटल एन से हम किसी भी आर्बिट्ररी लेवल में जो पॉपुलेशन ऑफ लेवल है या नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी टाइम टी पे, वो होंगे कैपिटल एन। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम्स पर यूनिट वॉल्यूम, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ लेवल, कि कोई भी लेवल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसे हम पॉपुलेशन ऑफ लेवल कहेंगे। तो पहला हम एक प्रोसेस देख लेते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो कि ये सारे तीन जो प्रोसेसेस हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन और स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, जो लेज़र में हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करके कुछ डेरिवेशंस हमें यहाँ पे डिराइव करनी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक कोई अपर लेवल है 2। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये कोई अपर लेवल 2 है और एक ये लोअर लेवल है 1। ठीक है, लोअर लेवल हम ग्राउंड स्टेट कंसिडर कर सकते हैं और ये जो अपर लेवल 2 है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम कंसिडर करेंगे। तो इस अपर लेवल में अज्यूम करते हैं कि N2 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और किसी आर्बिट्ररी टाइम पे ये जो लेवल 1 है इसमें N1 नंबर ऑफ एटम्स हम कंसिडर कर सकते हैं। देन अब ये जो अपर लेवल पे हमारे पास कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये एटम्स, क्योंकि यहाँ पे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एटम्स अपने आप डीके होके N1 लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डीके होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ डीके ऑफ द अपर स्टेट पॉपुलेशन विच इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन N2। मतलब अगर हमें इस लेवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि जो नंबर ऑफ एटम्स N2 हैं उनका रेट ऑफ डीके कितना होगा। ठीक है, और ये जो N2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, इनका रेट ऑफ डीके इज डिनोटेड बाय dN2/dt। ठीक है, इससे हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये हमें एक डीके का रेट बताएगा। ठीक है, d/dt डिनोट करता है किसी भी चीज का रेट, और क्योंकि N2 का हमें डीके रेट फाइंड करना है तो dN2/dt हम लिख सकते हैं। और ये जो रेट ऑफ डीके है अपर स्टेट पॉपुलेशन का, वो प्रोपोर्शनल होगा इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज N2। ठीक है, N2 नंबर ऑफ एटम है और N2 नंबर को ही तो डीके होना है, इस वजह से हम dN2/dt जो इसका रेट है वो नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स और या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी डीके रेट होगी, मतलब उतना ही ज्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा a, और साथ में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डीके हो रहे हैं एटम्स फ्रॉम लेवल
2 टू लेवल 1, मतलब जो लेवल 2 है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, हम रेट ऑफ डी के फाइंड कर रहे हैं लेवल 2 का, तो यहाँ पे N2 नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इस लेवल में है और इसका जो डीके हो रहा है मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम्स है अपर लेवल में वो डिक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ए है हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि ये एमिशन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, हम कोई भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा फोटोन नहीं हम यहाँ पे यूज कर रहे इस डीके को होने के लिए, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे। ठीक है, और ए जो है वो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन या फिर आइंस्टीन ए कोफिशिएंट हम इसे कह सकते हैं, और इसकी यूनिट होगी टाइम इनवर्स, क्योंकि ये जो ए है वो इनवर्सली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि टाउ स्पॉन्टेनियस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइफ टाइम, ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ है इसका लाइफ टाइम अगर हम टाउ स्पॉन्टेनियस से डिनोट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/a, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 टाउ स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए की यूनिट आ जाएगी दैट इज टाइम इनवर्स, क्योंकि 1/टाइम है तो टाइम इनवर्स हमारे पास यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इट इज अ रेडिएटिव डीके। ठीक है, रेडिएटिव डीके क्यों कहेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में जब हमारे पास ऊपर से नीचे ये लेवल्स में डीके हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक कोई फोटोन किसी एनर्जी का एमिट होगा, तो क्योंकि फोटोन एमिट हो रहा है तो इसे हम रेडिएटिव डीके कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रेडिएशन हमें मिलेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक ही जगह पे हम 1/टाउ स्पॉन्टेनियस भी लिख सकते हैं। अब सेकंड प्रोसेस इसी स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये है कि हो सकता है कि कोई रेडिएशन एमिट ही ना हो, जब ऊपर से नीचे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं डीके हो रहा है तो वहां पे कोई भी रेडिएशन ना हो, इट इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिव डीके। और सिमिलरली इक्वेशन 1 हम लिख रहे हैं वैसे ही हम नॉन रेडिएटिव डीके को भी लिख सकते हैं dN2/dt, यहाँ पे नीचे हम डिनोट कर देंगे NR दैट इज नॉन रेडिएटिव विच इज इक्वल टू -N2/टाउ NR, जहाँ पे टाउ NR इज द नॉन रेडिएटिव डीके लाइफ टाइम। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे नोट करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ए और टाउ स्पॉन्टेनियस, ए एंड टाउ स्पॉन्टेनियस जो हमने यहाँ पे देखा था, ये ए जो कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है और ये टाउ स्पॉन्टेनियस जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइफ टाइम है, ये ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये कोई भी किस पर्टिकुलर ट्रांजिशन, कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो हो रही है जैसे लेवल 2 to 1 हो रही है, ठीक है, तो उस ट्रांजिशन के ऊपर ये जो ए और टाउ स्पॉन्टेनियस है ये डिपेंड करते हैं। बट अगर हम नॉन रेडिएटिव डीके की बात करें तो उसका जो लाइफ टाइम होगा वो ट्रांजिशन के ऊपर तो डिपेंड करता ही है कि किस लेवल से किस लेवल में हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है, बट जो मीडियम है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सराउंडिंग मीडियम के कि किस मीडियम में हम वो अपना जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो उसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर भी इसकी जो डिपेंडेंस रहेगी। देन सेकंड हम देखते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। अभी तक हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन की चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, अब हम करते हैं डिस्कस स्टिम्युलेटेड एमिशन को। ठीक है, स्टिम्युलेटेड एमिशन में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक अपर लेवल है, एक लोअर लेवल है। अब स्टिम्युलेटेड एमिशन में जो ऊपर लेवल में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप डीके नहीं होंगे। ठीक है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो अपने आप लेवल 1 में डीके हो जाए। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा फोटोन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनको एनर्जी देते हैं ताकि ये यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो पहला फोटोन है वो तो एमिट होता ही है, और इस डीके की वजह से जो हमारे पास फोटोन आता है वो भी हमारे पास यहाँ पे एमिट होता है। ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। अब स्टिम्युलेटेड एमिशन में हम, जैसे हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन में डिस्कस किया था कि रेट ऑफ डीके हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी देखने के लिए, वो सारी चीज़ें सेम यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। यहाँ भी जो रेट ऑफ डीके होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स पे, ठीक है, क्योंकि हमें लेवल 2 के क्योंकि स्टिम्युलेटेड एमिशन लेवल 2 से इनिशिएट होगा, तो इसी लेवल का हम रेट ऑफ डीके देखेंगे, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ एटम्स उस लेवल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये पहले भी हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन में भी यही कंडीशन रहेगी। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ W21N2, ठीक है। माइनस वही रीजन है कि अपर लेवल में नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज होंगे क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो W21 है वो है रेट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन, ठीक है। ए था रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और W21 है रेट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन। इसकी यूनिट भी हमारे पास टाइम इनवर्स रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम ST से डिनोट कर रहे हैं कि ये एक स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस है। देन जैसे यहाँ पे A डिपेंड कर रहा था ट्रांजिशन के ऊपर, वैसे ही W21 जो है वो ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साथ ही वो जो EM वेव हमने यहाँ पे अप्लाई करी थी उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर भी रेट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स को एनर्जी मिलेगी, उतने ज़्यादा डीके होंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे अगर कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी प्लेन वेव हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम वेव अप्लाई कर रहे हैं वो एक प्लेन वेव है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि W21 इज इक्वल टू सिग्मा 21 इंटू एफ, जहाँ पे F क्या होता है, फोटोन फ्लक्स ऑफ वेव, एंड सिग्मा क्या है, स्टिम्युलेटेड एमिशन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि हमारे पास एक कोई एरिया गिवन है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं पर यूनिट एरिया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फोटोन फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि एक हमारे पास कोई एरिया गिवन है A, ठीक है, तो इस एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास कर सकते हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया, वो हमारा होगा फोटोन फ्लक्स। और ये हमें पता है कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, किसी भी अगर रिएक्शन का क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करते हैं तो वो होता है कि कोई भी इफेक्टिव एरिया जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करता है, या फिर जब रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास कितना एक्टिव एरिया हमारे पास होता है, ठीक है, तो उसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे सिग्मा 21 जो है वो स्टिम्युलेटेड एमिशन क्रॉस सेक्शन है, जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एरिया के ही डायमेंशन होंगे, इसकी यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। देन हम यहाँ पे, ये था हमारा स्टिम्युलेटेड एमिशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि dN2/dt ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन का हमारे पास रेट ऑफ डीके है, इट इज इक्वल टू माइनस W21 इंटू N2। देन अब हम कंसिडर करेंगे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पहले दो केसेस हमने कंसिडर करे हैं एमिशन के, जब ऊपर से नीचे हमारे डीके हो रहा है, बट अब हम कंसिडर कर रहे हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, जिसमें अगर हमारे पास यहाँ पे लोअर लेवल में हमारे पास बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये जो एटम्स हैं इनके ऊपर हम कोई रेडिएशन फॉल करवाएंगे और ये अपर लेवल में ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी जैसे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स इन द लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके ऊपर ये जो ट्रांजिशन का रेट है वो डिपेंड करेगा। यहाँ भी क्योंकि जो एटम्स हैं वो ग्राउंड लेवल से अपर लेवल में जा रहे हैं, तो यहाँ से ग्राउंड लेवल में डिक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। W12 इज द एब्जॉर्प्शन रेट एंड N1 आर द नंबर ऑफ एटम्स इन द लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे इक्वेशन नंबर 4 हमने लिखी है वैसे ही हम W12 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू F, ठीक है। यहाँ पे F हमारा फोटोन फ्लक्स होगा और जो सिग्मा 1-2 है वो है एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सिग्मा 2-1 था स्टिम्युलेटेड एमिशन क्रॉस सेक्शन और सिग्मा 1-2 है एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो, ठीक है।
एक बार हम यहाँ पे समरी ले लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी चीजें। स्टिम्युलेटेड, पहले हमने देखा स्पॉन्टेनियस एमिशन, यहाँ पे जो डीके रेट था वो N2 के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज होंगे डीके में, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ए इज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड टाउ स्पॉन्टेनियस हम ले लेते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइफ टाइम। देन ये था रेडिएटिव डीके का कंडीशन। देन नॉन रेडिएटिव डीके भी होती है हमारे पास, जहाँ पे कोई भी रेडिएशन हमारे पास एमिट नहीं होती। तो dN2/dt इन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन इज इक्वल टू -N2/τNR। देन यहाँ पे हमने देखा स्टिम्युलेटेड एमिशन, ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, एंड स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन में हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कंसिडर करनी थी बिफोर स्टार्टिंग लेजर आइडिया। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ठीक है, हमारे पास क्या है, लेवल 1 एंड लेवल 2 आर नॉन डीजेनरेट, ठीक है, मतलब जो लेवल 1 है और लेवल 2 है वो नॉन डीजेनरेट होंगे, ठीक है, वो उनकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी। तो उस केस में उन्होंने कहा कि W12 इज इक्वल टू W21 एंड σ21 इज इक्वल टू σ12, ठीक है। ये जो दो कंडीशंस हैं, ये इसकी पूरी फुल डेरिवेशन है कि हमारे पास ये कैसे आएगा, ठीक है, आइंस्टीन कोफिशिएंट डेरिवेशंस, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि W12 इज इक्वल टू W21, और हमें पता है कि इट इज इक्वल टू σ12F इक्वल टू σ21F, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पिछले यहाँ पे स्लाइड में देखा था, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F और F कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि σ21 इज इक्वल टू σ12। देन हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर जो लेवल 1 है वो G1 फोल्ड डीजेनरेट है, मतलब उसकी डीजेनरेसी है G1, ठीक है, और लेवल 2 जो है उसकी जो डीजेनरेसी है वो G2 है, ठीक है, मतलब ये एक डीजेनरेट लेवल्स हैं, इनमें हमारे पास फर्दर और लेवल्स हैं जिनकी सेम एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि लेवल 1 जो है वो G1 फोल्ड डीजेनरेट है और लेवल 2 जो है वो G2 फोल्ड डीजेनरेट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि G2 इंटू W21 इज इक्वल टू G1 इंटू W12, ठीक है। W21 था रेट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन, और इसके साथ हमारे पास सेकेंड लेवल की डीजेनरेसी मल्टीप्लाई कर दी। देन ये था फॉर एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, और इसके साथ हमने लेवल 1 की डीजेनरेसी जो है वो मल्टीप्लाई कर दी। देन इक्वेशन नंबर 7 में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास ये F और F कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8 विच इज इक्वल टू G2 σ21 इक्वल टू G1 σ12। और ये रिलेशंस हम फर्दर जो लेजर आइडिया डिस्कस करेंगे वहाँ पे हमारे पास बहुत यूजफुल रहेंगे। देन ये सारी डेरिवेशंस हमने देखनी थी बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक द लेजर आइडिया। अब हम मेन टॉपिक जो है हमारा द लेजर आइडिया, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक लेवल 1 है और एक लेवल है 2, ठीक है, कि एक लेवल हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक लेवल हमारे पास 1 है, ठीक है। लेवल 1 में हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं, या फिर पॉपुलेशन ऑफ लेवल कह सकते हैं, वो N1 है, और लेवल 2 में पॉपुलेशन जो है वो N2 है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो N1 और N2 ले लिए हमने लेवल 1 एंड लेवल 2 में। देन हम एक मटेरियल कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक हमारे पास यहाँ पे हमने मटेरियल कंसिडर कर रखा है, ठीक है। एक प्लेन वेव आएगी, ठीक है, इंसिडेंट करेगी इस मटेरियल के ऊपर, और वो Z डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। जो प्लेन वेव हम कंसिडर कर रहे हैं वो Z डायरेक्शन में मूव कर रही है इन द मटेरियल। इसकी फोटोन फ्लक्स हम F कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी प्लेन वेव आई है उसकी फोटोन फ्लक्स F है, ठीक है, ये एक कोई मटेरियल है, और ये जो फोटोन फ्लक्स है वो Z डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल पोर्शन कंसिडर किया है, ये जो एलिमेंटल पोर्शन है हमने मटेरियल में कंसिडर किया है जिसकी थिकनेस है dz। अब ये जो फोटॉन्स हैं
ये इस मटेरियल में हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, ठीक है। ये जो एलिमेंटल पोर्शन हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे इस फोटोन की इंटरेक्शन होगी, ठीक है। वो इंटरेक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं, ठीक है। देन हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे S जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारी बीम का, जो फोटोन वेव आ रही है उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बीम का, वो हम S कंसिडर करेंगे। देन जब ये फोटॉन्स जो प्लेन वेव है इस पोर्शन में इंटरेक्ट करेंगी, तो उस फोटोन फ्लक्स में जो F थी उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन होगी तो वहां पे चेंजेस आएंगे, उसे हम एलिमेंटल चेंज कह लेते हैं और उसे डिनोट करेंगे DF से, ठीक है। एंड जो एलिमेंटल लेंथ थी हमने वो DZ ऑलरेडी यहाँ पे ये कंसिडर करी थी, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे चेंज होगा, और चेंज होगा किसमें, आउटगोइंग फोटॉन्स और इनकमिंग फोटॉन्स में, कि कितने यहाँ पे कुछ जो फोटॉन्स आए थे इनकमिंग फोटॉन्स होंगे, और जो फोटॉन्स यहाँ से बाहर जाएंगे उन्हें हम आउटगोइंग फोटॉन्स कहेंगे। और इस एलिमेंटल लेंथ की वजह से इस फोटॉन फ्लक्स में कोई ना कोई चेंज आएगी, उसे हमने DF से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब कितना चेंज आएगा इस आउटगोइंग और इनकमिंग फोटॉन्स में, ठीक है, इन द शेडेड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये जो हमने शेडेड किया है पोर्शन, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वॉल्यूम होगी, उस वॉल्यूम को हम कंसिडर करेंगे SDZ, क्योंकि जो हमारे जो फोटॉन्स आ रहे हैं या फिर बीम आ रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास S, तो वो एरिया इस पोर्शन में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, S एरिया इंटरेक्ट करेगा, और DZ हमारे पास लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंथ है ये हमारे पास DZ है, तो एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी, मतलब इतनी वॉल्यूम जो है वो फोटॉन्स की यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना चेंज आएगा, S इंटू DF, ठीक है। इस वॉल्यूम में जो क्योंकि हमारे पास एलिमेंटल चेंज है DF, ठीक है, और कुछ एरिया है हमारी बीम का, तो वो एरिया इंटू दिस change is equal to the change in number of outgoing and incoming photons, ठीक है। देन एलिमेंटल चेंज जो DF है वो किसकी वजह से होगी, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस। अब जो हमारी वेव आ रही है वो इस शेडेड पोर्शन में इंटरेक्शन करेगी, ठीक है। वहां पे जो शेडेड रीजन है वहां पे हमारे पास लेवल कंसिडर कर लिए हमने 1 और 2, ठीक है। उन लेवल में हमारे पास स्टिम्युलेटेड एमिशन भी होगा, जो हमारे पास यहाँ पे 1 लेवल में एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इन फोटॉन्स की वजह से या जो बीम आ रही है उनकी वजह से वो एक्साइट होंगे, ठीक है। तो स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और जो हमारे लेवल 2 में हमारे पास कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे उन पे अगर हमारे पास ये फोटोन बीम्स जाएंगी फिर वो डीके होके ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रोसेस होगा। इसी स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन या एमिशन प्रोसेस की वजह से हमारे पास हमारी जो फोटोन फ्लक्स F है उसमें चेंजेस हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये जो DF चेंज है ये क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है, तो उस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास ये चेंज आएगा, और वो इंटरेक्शन क्या है, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेसेस। तो हम ये जो चेंज हमने यहाँ पे कंसिडर करी थी SDF, ठीक है, वो किसके इक्वल है, डिफरेंस बिटवीन स्टिम्युलेटेड एमिशन एंड स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन इवेंट्स, ठीक है। और हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हम स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन देखें तो उसका रेट ऑफ डीके कितना होगा, dN1/dt, और स्टिम्युलेटेड एमिशन का रेट अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी देखें उस स्टिम्युलेटेड एमिशन की, तो वो हम डिनोट करते हैं dN2/dt। तो इनका ये जो डिफरेंस होगा, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे जो एलिमेंटल चेंज आई है उसे फाइंड करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं SDZ, ठीक है, तो इस वॉल्यूम में हमारे पास जो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वॉल्यूम भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर करें dN1/dt माइनस dN2/dt स्टिम्युलेट, तो हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। बट अगर हम पूरी वॉल्यूम, ये जो पूरा एलिमेंटल हमने चीज ली है यहाँ पे, ठीक है, एरिया कह लो, लेंथ ले लो,
वहाँ पे अगर हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास एस डी जेड हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, एस इज द एरिया जो कि बीम का एरिया है जो कि इंटरेक्ट करेगा, डी जेड इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम है शेडेड रीजन का, ये इतना वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, एस डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डी एन वन बाई डी टी है ये हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 से, विच इज इक्वल टू -W12N1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया -W12N1 माइनस ऑफ ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो इसे हम बाहर फर्स्ट टर्म जो है वो हम ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन वाले लिख लेंगे, इसे हमने रीअरेंज किया है इस ब्रैकेट को, तो इसे फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 से पता है कि W21 इज इक्वल टू सिग्मा 21F एंड W12 इज इक्वल टू सिग्मा 12F। तो ये वाली इक्वेशन यूज करके और इक्वेशन नंबर 7 यूज करके, दैट इज इक्वेशन नंबर 7 जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 जो है वो हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे W21 में हमने सिग्मा 21 F1 पुट कर दिया और W12 में हम सिग्मा 12 F पुट कर देंगे। तो इससे हम F और F कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, G2 सिग्मा 21 इज इक्वल टू G1 सिग्मा 12 आ जाएगा। यहाँ से हम सिग्मा 12 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 12 इज इक्वल टू G2 बाई G1। ये G1 इधर चला जाएगा और सिग्मा 21 मल्टीप्लाइड रहेगा। देन हम फर्दर ये जो हमारी इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, S से S कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो S है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू W21N2 माइनस W12N1 इंटू DZ। और क्योंकि यहाँ पे W21 की हमारे पास वैल्यू है दैट इज सिग्मा 21F और W12 की वैल्यू है सिग्मा 12F, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी। देन सिग्मा 12 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने सिग्मा 12 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा 12 की वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। देन इस इक्वेशन से हम F और सिग्मा 21 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स में हमारे पास सिग्मा 21 F है और सिग्मा 21 F है, तो हमने ये दोनों चीजें बाहर ले ली ब्रैकेट से, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। ठीक है, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, DF इज इक्वल टू सिग्मा 21 F इंटू N2 माइनस G2 बाई G1 N1 इंटू DZ। ये इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फर्दर देखेंगे कि हम गेन से डिनोट करेंगे जो भी हमारे पास F की वैल्यू आएगी। देन इक्वेशन नंबर हमें क्या, इक्वेशन नंबर 9 जो है वो हमें क्या डिनोट कर रही है वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास DF बाई DZ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो इक्वेशन नंबर 9 हमें ये शो करेगी कि जो मटेरियल हमने यूज किया था वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे जब एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे N2 की वैल्यू ग्रेटर होगी G2 N1 बाई G1 से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं एम्पलीफायर की कंडीशन, अगर हमारे पास DF बाई DZ ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या आएगा, DF बाई DZ इक्वल टू सिग्मा 21 F N2 माइनस G2 बाई G1 इंटू N1। ठीक है, अगर ये चीज हमें ग्रेटर करनी है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि N2 हमारा इस चीज से, इस टर्म से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो एम्पलीफायर की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है कि जो नंबर ऑफ एटम्स लेवल 2 में है वो ग्रेटर होंगे G2 बाई G1 इंटू N1 से। और अगर हमें इस मटेरियल को ये शो करना है कि ये एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करेगा, तो हमारे पास DF बाई DZ की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, दैट इज N2 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए G2 बाई G1 इंटू N1। ठीक है, ये सारी चीजें हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि एम्पलीफायर की तरह कैसे बिहेव करेगा, एब्जॉर्बर की तरह कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने इक्वेशन नंबर 9 का सिग्निफिकेंस शो किया है। ठीक है, देन एट थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम कंसिडर करें तो उस केस में जो पॉपुलेशन होगी डिफरेंट लेवल्स में वो हम बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से शो करते हैं। ठीक है, और अगर हम अज्यूम करें कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे
number of atoms or molecules in level 1 are denoted by N1E, ठीक है, E हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, एंड लेवल 2 कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, N2E, ठीक है, दिस इज द कंडीशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देन यूजिंग बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, N2 upon N2E by N1E is equal to G2 by G1 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 by KT। जैसे हमारे पास कोई भी, अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कंडीशंस अगर देखें, अगर किसी भी लेवल में, अगर हमें लेवल 2 में फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पॉपुलेशन फाइंड करनी है तो हम ऐसे डिनोट करते हैं एन नॉट ई रेज़ टू द माइनस डेल्टा ई बाय KT, ठीक है। इस तरीके से हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में शो करते हैं। तो यही फॉर्मूला को यूज करके, और हमारी यहाँ पे क्योंकि हमने G फोल्ड, जो G1 G2 फोल्ड हमने डीजेनरेसीज कंसिडर करी हैं, तो हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज करके जो डिफरेंट लेवल्स में, लेवल 1 और लेवल 2 में हमने जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स या पॉपुलेशन कंसिडर करी है, वो हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर करें, तो इस कंडीशन में जो अपर लेवल है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो कम होंगे एज कंपेयर टू दिस G2 by G1 इंटू N1E, ठीक है। क्योंकि अगर वो नंबर ऑफ एटम्स अपर लेवल में कम होंगे, मतलब वहाँ पे डीके की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है हमारी यहाँ पे स्लाइड में कि जो dN2 by dt है, ठीक है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो या स्टिम्युलेटेड एमिशन हो, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे उस लेवल में प्रेजेंट है। तो अगर ये नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, मतलब डीके की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। अगर हमारे पास ये कंडीशन हम दे रहे हैं, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि N2E माइनस G2 by G1 N1E इज लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि N2E लेस देन G2 by G1 N1E है कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। ये टर्म हम ये ग्रेटर देन लेस देन साइन से इधर लेके आएंगे, तो N2E माइनस आ जाएगा G2 by G1 N1E, और यहाँ पे 0 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन से हम इक्वेशन नंबर 9 से ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल है वो एज एन एब्जॉर्बर बिहेव करेगा एट फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। क्योंकि वो एब्जॉर्बर की तरह क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एटम्स जो अपर लेवल में है वो कम होंगे, वो मतलब कि एमिट नहीं कर सकता, ठीक है, एटम्स को, मतलब कि वो अब एब्जॉर्ब ही करेगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपर लेवल, ठीक है। क्योंकि स्टिम्युलेटेड एमिशन तो हो नहीं सकता, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्बर की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। और अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर करें, तो ये आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ एटम्स इन अपर लेवल जो है वो कम होंगे, और अगर हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर करें, तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं अपर लेवल में वो ज्यादा होंगे G2 by G1 इंटू N1E। तो इस कंडीशन में हमारा जो मटेरियल है वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। अब वो एम्पलीफायर की तरह कैसे बिहेव करता है, हमें पता है कि अगर हम किसी लेजर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एक्टिव मटेरियल होता है या लेजर मटेरियल होता है, लेजिंग मीडियम हम कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मिरर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लेजर में क्या होता है कि बार बार हमारे पास यहाँ पे ऑसिलेशंस होंगी, क्योंकि फोटॉन्स हमारे पास इधर जाएंगे, और यहाँ पे बैक एंड फोर्थ हमारे पास जो कंडीशन आती है, ठीक है, उससे क्योंकि एक हमारे पास पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ एटम्स इन लेजिंग मीडियम, जो नंबर ऑफ फोटॉन जो पास होंगे लेजिंग मीडियम में, वो इंक्रीज होते रहते हैं। उसकी वजह से बाद में हमारे पास जब बहुत सारी ऑसिलेशंस हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इंटेंस बीम मिलती है हमें। तो वही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेजर में क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अपर लेवल
ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ एटम्स इन अपर लेवल ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू G2/G1 इंटू N1E। अब ये G2/G1 हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमने डीजेनरेसी हमने यहाँ पे कंसिडर करी थी, ठीक है, उसकी वजह से हम ये फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तब इस कंडीशन में जो हमारा मीडियम है वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। बट अगर नंबर ऑफ एटम्स इन अपर लेवल आर लेस, तो हम ये कहेंगे कि जो मीडियम है वो एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करे, क्योंकि वो एमिशन तो देगा ही नहीं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन को। तो मतलब कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन हो सकती है। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन एक टर्म है जिसमें जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि जो अपर लेवल में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू लोअर लेवल पॉपुलेशन। तो इस कंडीशन में हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन हो जाता है। तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास अगर N2E जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है अपर लेवल में वो ग्रेटर हो जाएगी लोअर लेवल की पॉपुलेशन से, तो इस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं N2 माइनस G2/G1 इंटू N1E इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो होगी पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन इन द मटेरियल, क्योंकि तब उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं इन द अपर लेवल वो ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू लोअर लेवल, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हमने देख ली कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास जो मटेरियल है वो हमेशा एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एटम्स इन अपर लेवल आर लेस एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल, तो उसकी वजह से कोई भी एमिशन या फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन ही नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करेगा। बट अगर हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन ले रहे हैं जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन हो सकता है, तो अपर लेवल में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू लोअर लेवल, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आ जाएगी, और वो जो हमारा मटेरियल है वो एज एन एम्पलीफायर बिहेव करेगा। नाउ हमें पता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सकती है उसे हम एक्टिव मटेरियल कहते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी वीडियोस में कंसिडर कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एक्टिव मटेरियल क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन होती है उसे हम एक्टिव मटेरियल कहते हैं, क्योंकि अब वो उसमें इतनी पॉसिबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो एक एम्पलीफिकेशन दे सके हमारी लेजर से, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें एम्पलीफायर से ऑसिलेटर बनाना हो, हमें पता है कि उसके लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है ये चीज़ें कि अगर हमें एम्पलीफायर से ऑसिलेटर बनाना हो तो हमें एक पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने ये देख लिया कि जो हमारा मटेरियल है वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, और अगर हम हमारी लेजर में ऑसिलेशंस करवानी है, ऑसिलेशंस क्यों करवानी है, ताकि हमारे पास एम्पलीफाइड हमारे पास बीम आए, आउटपुट बीम आए, तो उसके लिए हमें ऑसिलेशन कंडीशन चाहिए कि ऑसिलेशंस होनी चाहिए, तभी तो हमारे पास बार बार हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है वहां पे बार बार हमारे जो फोटॉन्स है टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो जितनी बार लेजिंग मीडियम से हमारे जो वो फोटोन फ्लक्स है वो पास होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास गेन इंक्रीज होगा और हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इस नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने ये देखा कि एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा मटेरियल। अब इस एम्पलीफायर जो बिहेव कर रहा है मटेरियल, इस मटेरियल को हमें अब ऑसिलेटर की तरह बिहेव करवाना है, ताकि हमारे पास जो लेजिंग एक्शन है वो अच्छा हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लेज़र की बात करें, क्योंकि हम लेज़र आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो लेज़र में जो फीडबैक होती है वो हम हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स की हेल्प से देते हैं, ठीक है। दो हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हम लेज़र में यूज़ करते हैं, एक हमारे पास 100% रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा हमारे पास पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है, वो 99% हमारे पास रिफ्लेक्टिविटी होगी और 1% वहाँ पे ट्रांसमिशन के चांसेस पॉसिबल होते हैं। लेज़र में अगर हमें ये
क्या कहते हैं फीडबैक हमें कंसिडर करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि 2 हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हमें चाहिए, ठीक है। देन the plane wave traveling perpendicular to mirrors bounce back and forth between two mirrors and is amplified on each passage through the active material. ऑलरेडी मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दी कि हमारे पास 2 मिरर्स होते हैं, यहाँ पे लेजिंग मीडियम प्रेजेंट होता है, बार बार यहाँ पे हमारे पास बैक एंड फोर्थ जो ट्रैवल करेंगे हमारे पास जो प्लेन वेव है, तो जितनी बार वो लेजिंग मीडियम से यहाँ पे ट्रैवल होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एम्पलीफिकेशन होगी। और ये जो प्लेन वेव है ये मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमारे पास मिरर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी प्लेन वेव मूव करती है, बैक एंड फोर्थ इसकी ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ये वेव होगी ये एम्पलीफिकेशन होगी इसकी, और हमारे पास एक एम्पलीफाइड आउटपुट बीम आती है। ये हमारी लेज़र की कंडीशंस होंगी। नाउ यहाँ पे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वन मिरर इज पार्शियली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिससे हमारे पास बीम ऑब्टेन होगी। अगर हम इसे 100% रिफ्लेक्टिंग कह रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास ये जो मिरर है इसे हम पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर लेंगे, ठीक है। कुछ ट्रांसपेरेंसी हमारे पास यहाँ पे होगी कि ताकि जो बीम है, एम्पलीफाइड बीम है, यहाँ से ट्रेवल करके बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस होंगी हमारी ऑसिलेशंस के लिए। नाउ हम देखेंगे कि ऑसिलेशन तब स्टार्ट होगी जब हमारे एक्टिव मटेरियल का गेन जो है वो लॉसेस को कॉम्पेंसेट करेगा। अब क्योंकि हमारी इस लेज़र में मिरर 1 है, मिरर 2 है, ये एक्टिव मटेरियल है जिसे हम लेजिंग मीडियम भी कह देते हैं। ये येलो रेज हम फोटोन हमारी प्लेन वेव को डिनोट कर रही हैं, ठीक है। जब ये ऑसिलेशंस यहाँ पे हो रही होंगी, हमें पता है कि ऑसिलेशंस के टाइम पे कोई ना कोई लॉसेस हमारे पास ज़रूर होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे ऑसिलेशंस हैं वो तभी स्टार्ट होंगे जब हमारी लेज़र का जो गेन है, ठीक है, कितना गेन हो रहा है लेजिंग मीडियम से निकलते वक्त, वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू लॉसेस, ठीक है। कुछ लॉसेस भी होंगे यहाँ पे ट्रैवल करते वक्त क्योंकि इंटरेक्शंस होंगी, जैसे हमने एलिमेंटल चेंजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि कुछ एलिमेंटल हमारे पास चेंजेस आएंगे फ्लक्स में, ठीक है। तो वो जो लॉसेस हैं वो कम हो जाए एज कम्पेयर टू गेन, या फिर ये कह ले कि जो हमारा गेन है वो लॉसेस को कॉम्पेंसेट कर ले कि इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट ना आने दे, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है ये हम डेराइव कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 9। हमने इक्वेशन 9 यहाँ पे देखी थी, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी ये हमने यहाँ पे डेराइव करी थी। इस इक्वेशन 9 को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वेशन 9 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो f था इस f को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से f हट जाएगा तो इसे इंटीग्रेट हम करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे की है हमने, ठीक है। देन 1/f का इंटीग्रेशन हमें पता है कि 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो log x आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे df/f था तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log f, और यहाँ पे ये जो सिग्मा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पॉपुलेशन कह सकते हैं, ये डीजेनरेसी है, तो ये सारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dz का, तो इंटीग्रेशन अगर हम dz का करेंगे तो हमारे पास आएगा z, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे लेजिंग मीडियम की हम लेंथ l ले सकते हैं, ठीक है, जो ये जो लेजिंग मीडियम है ये इसकी लेंथ हमने l ले ली, तो यहाँ से 0 to l लिमिट्स आ जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा l। तो यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू है dz के इंटीग्रेशन की वो l आ जाएगी, ठीक है। देन ये जो सिग्मा 2 1 है इसे सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे सिग्मा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिग्मा 2 1 है इसे हम यहाँ पे सिग्मा की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे था लॉग की टर्म्स में, ठीक है, तो इस लॉग को हमें हटाना है और f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, ठीक है। तो log f का जब हमने एक्सपोनेंशियल लिया तो हमारे पास f आ जाएगा, और ये जो सारी टर्म इधर थी, ये वाली पूरी टर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर आई 10, हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 हमें मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली। और इस इक्वेशन नंबर 10 को हम कहते हैं
गेन पर पास इन द एक्टिव मटेरियल। ये जो हमारे पास एक्टिव मटेरियल है इसमें कितना गेन आया वो डिनोट कर रही है इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, गेन हमें क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें ऑसिलेशन की कंडीशन फाइंड करनी थी, ऑसिलेशन स्टार्ट कैसे होंगे वो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए थी। और हमारे पास और वैल्यू है कि गेन पर पास को हम डिनोट कर सकते हैं आउटपुट फ्लक्स ऑफ फोटॉन्स अपॉन इनपुट फ्लक्स ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, कितने फ्लक्स हमारी यहाँ से बाहर निकल रही है एज कम्पेयर टू कितनी इनपुट फ्लक्स हम दे रहे हैं, उसका रेशियो जो है वो हमारे पास गेन पर पास होगा। ठीक है, और एक्टिव मटेरियल की लेंथ हमने एल ऑलरेडी ले ही ली। ठीक, देन अब हम कंसिडर करेंगे कि जो मिरर 1 है उसकी रिफ्लेक्टिविटी हम R1 ले लेते हैं कि ठीक है, उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी होगी कि कितना वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। देन मिरर 2 की रिफ्लेक्टिविटी हम R2 ले लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटरेक्शन होगी, उसकी वजह से लॉसेस होंगे, तो Li जो है वो हम इंटरनल लॉस ले लेते हैं पर पास इन द लेजर कैविटी। ठीक है, इस लेजर कैविटी में कितने लॉसेस होंगे पर पास, एक पास में, मतलब कि एक बार हमारी जो फोटोन फ्लक्स है यहाँ से पास हुई तो उसमें कितने लॉसेस हुए हमारे पास वो हम Li से डिनोट करेंगे। और किसी गिवन टाइम में जो F है वो हम डिनोट कर लेते हैं कि फोटोन फ्लक्स है इन कैविटी लीविंग मिरर 1 एंड ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मिरर 2। मतलब ये जो हमारे पास फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं, ये जो फोटोन फ्लक्स है इसे हम लिखेंगे F से। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 10 में दिया है कि ये हमारे पास गेन है पर पास इन द एक्टिव मटेरियल। तो अगर हम F डैश ले लें जो कि है फोटोन फ्लक्स अगेन लीविंग मिरर 1 एंड ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मिरर 2, मतलब कि हमारे पास एक बार जो फोटोन फ्लक्स है इधर आई, ठीक है, मिरर 2 से रिफ्लेक्शन हुआ, वो मिरर 1 की तरफ आई, अब मिरर 1 से फिर से वो मिरर 2 की तरफ जा रही है, तो उसकी जो फोटोन फ्लक्स है वो हम डिनोट कर रहे हैं F डैश से। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे जो मिरर 1 से हमारी फ्लक्स गई उसे हम F से डिनोट करें, और फिर से वापस जब वो बैक बाउंस होके आई और मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ गई वो फ्लक्स, तो उसे हम कहेंगे F डैश। अब क्योंकि हमारी जो फोटॉन्स है वो लेजिंग मीडियम से ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने बाहर से डिनोट किया, बट एक्चुअल में जो फोटॉन्स हैं वो लेजिंग मीडियम से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तब इसकी F थी, और वापस आई, देन बाउंस किया मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ से, अब यहाँ पे जो F डैश है वो है फोटोन फ्लक्स। ठीक है, सेकेंड टाइम जब उसने बाउंस बैक किया, तो इस कंडीशन में हमें पता है कि लॉसेस और गेन्स दोनों होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, F डैश की पूरी वैल्यू कितनी होगी, एक तो हमारे पास F आ जाएगा, ठीक है, जो कि गेन था एक बार पास होने में, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्दर गेन हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास देखो ऐसे पास हुई, ठीक है, एक तो फोटोन की फ्लक्स है हमारे पास F, ठीक है, ये जो फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं इसकी फ्लक्स हमारे पास F है, और हमें पता है कि जो F है उसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 10। तो इस लेजिंग मीडियम से जब हमारी फोटॉन्स पास हुए तब हमारे पास जो गेन आया वो इससे डिनोट होगा, ठीक है, एक बार पास होने पे। और F क्या था, जो इंसिडेंट हमारे पास फोटोन फ्लक्स आई थी उसकी फ्लक्स होगी, और ये F की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि F हमने लिख दिया और फिर से F की वैल्यू पुट कर दी। F ये है कि जो फर्स्ट टाइम पे जो फोटॉन्स यहाँ से ट्रेवल हुए उनके पास अपना एक फ्लक्स है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 10 हमने वैसे डिराइव किया है कि गेन कितना होगा, ठीक है, अगर F है हमारे पास तो गेन कितना होगा, क्योंकि अब ये फोटोन फ्लक्स तो ऑलरेडी इसके पास F तो रहेगा ही रहेगा, बट मीडियम से पास करने के टाइम पे उसके पास एक गेन भी आ जाएगा, तो वो गेन हमारे पास ये वाला होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होंगे तो लॉस की प्रोबेबिलिटी प्लस गेन की प्रोबेबिलिटी इट इज इक्वल टू 1। ये हमें होगा प्रोबेबिलिटी देख लेंगे कि लॉस की प्रोबेबिलिटी प्लस गेन की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, कोई भी अगर दो इवेंट्स हो रहे हैं तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 रहेगी, तो हम गेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस एल, ठीक है, 1 माइनस लॉस,
तो हम यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी 1 माइनस एल आई, क्योंकि जब यहाँ से हमारे पास गेन हुआ, ठीक है, फोटोन फ्लक्स एफ मूव कर रही थी तो उसके पास इतना गेन हुआ, बट उसके साथ हमारे पास लॉस भी हो रहा था, तो उस लॉस को हटाकर हमारे पास एक गेन आया 1 माइनस एल आई, ठीक है। और मिरर R2 के साथ जब टकराया, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी 2 थी, तो वो रिफ्लेक्टिविटी भी हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है, वो भी हमारे गेन में कंट्रीब्यूट होगा। देन हमारे पास जब ये यहाँ पे फोटोन फ्लक्स ऑलरेडी पहुंच गई, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने तक हमारे पास इतना गेन आ जाएगा, ठीक है। एक तो फोटोन फ्लक्स इंसिडेंट वाला है, ये हमारे पास गेन आ गया। देन लॉसेस थे, लॉसेस को माइनस करके हमारे पास गेन आ गया। देन रिफ्लेक्टिविटी R2 वो हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से फोटोन फ्लक्स जो है वो वापस आएगी, ठीक है। वापस आने के वक्त फिर से लेजिंग मीडियम से वो ट्रेवल करेगी, फिर से हमारे पास ये गेन आएगा, और 1 माइनस एल आई फिर से हम लिखेंगे ताकि गेन हमारे पास हो, लॉसेस ना कंसिडर करें हम, ठीक है। लॉसेस को हमें हटाना है, सिर्फ गेन लिखना है, तो गेन के लिए हमें 1 माइनस हमने लॉसेस कर दिए। और मिरर 1 की रिफ्लेक्टिविटी R1 है, तो इससे जब हमारे पास फोटोन फ्लक्स टकराई तो हमारे पास R1 रिफ्लेक्टिविटी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्योंकि हमने एफ डैश क्या लिखा था, फोटोन फ्लक्स जो कि फिर से मिरर 1 से जा रही है, ठीक है, तो अब ये वापस जाएगी। अब इसके पास जो गेन है वो है इक्वेशन 11 से गिवन, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। पहले फोटोन फ्लक्स गई जिसकी फ्लक्स थी एफ, वो और इसके पास ही रहेगी, मीडियम से ट्रेवल करने की वजह से ये हमारे पास गेन आ गया। देन लॉसेस हुए, लॉसेस को माइनस करके, ठीक है, 1 माइनस लॉस किया तो हमारे पास गेन आ जाएगा, ठीक है, वो हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये टकराया, ठीक है, मिरर 2 के साथ, तो रिफ्लेक्टिविटी R2 आ जाएगी। अब ये वापस जाएगा, ठीक है, इस वापस जाते वक्त फिर से इसके पास अब ये वाला गेन आ जाएगा। देन लॉसेस भी होंगे मीडियम में, तो ये फिर से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एल आई, और R1 मिरर से टकराया तो रिफ्लेक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये 2 बार हमारी मीडियम से निकल चुकी है, हमारी फोटोन वेव्स जो वेव्स है 2 बार मीडियम से निकल गई, अब फिर से वो मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ जा रही है, तो इसके पास टोटल फोटोन फ्लक्स एफ डैश है, जो कि हमारी इक्वेशन 11 से गिवन है, ठीक है। देन हमें पता है कि एट थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड कंडीशन होगी हमारे पास, उसमें क्या होगा कि एफ डैश जो है वो एफ के ही इक्वल होगा, तो इक्वेशन 11 को हम एफ के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड राइट हैंड साइड हमारे पास 1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 12 लिख दी इन सारी चीज़ों को रीअरेंज करके। 1 माइनस एल आई हमारे पास 2 बार था, 1 माइनस एल आई और 1 माइनस एल आई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस एल आई का स्क्वायर, R1 R2 एक साथ लिख दिए। देन यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की 2 टर्म्स हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 सिग्मा n2 माइनस g2 बाई g1 n1 इंटू एल, क्योंकि अगर हमारे पास e की पावर x हो और e की पावर x हो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस एक्स इट इज इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक है। वो 2 मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हम e की पावर की फॉर्म में नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल x की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। देन हम थ्रेशोल्ड के ऊपर, जब हम थ्रेशोल्ड हमारे पास ऑलरेडी रीच हो जाएगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड इज रीच्ड व्हेन पॉपुलेशन इन्वर्जन n रीचेज अ क्रिटिकल वैल्यू। अब ये जो थ्रेशोल्ड कंडीशन थी कि एफ डैश इक्वल टू एफ हो जाए, ये तब होगा जब हमारी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन n है, मतलब कि जो अपर लेवल n2 था, नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन थी, और नीचे हमारे पास n1 थी, तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, ये वाली। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है n2 माइनस g2 n1 बाई g1, इसे हम n लिख लेते हैं कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन थी कि n इज इक्वल टू n2 माइनस g2 बाई g1 इंटू n1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हमें चाहिए तो n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि अगर हमें थ्रेशोल्ड कंडीशन चाहिए तो इस n की वैल्यू
क्रिटिकल इन्वर्जन की वैल्यूज के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, या फिर क्रिटिकल इन्वर्जन की वैल्यू को वो अप्रोच करे, तब हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन मेंटेन हो सकती है, ठीक है। ये जो वैल्यू थी इसे हम n लिखते हैं, और ये जो n है, जब ये n की वैल्यू nc हो जाएगी, जो कि क्रिटिकल इन्वर्जन की वैल्यू है, ठीक है, जब n की वैल्यू nc हो जाएगी या फिर इसे अप्रोच करेगी, तब हमारे पास ये इक्वेशन 12 आ सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि f डैश इक्वल टू f हो सकता है, दैट इज थ्रेशोल्ड कंडीशन हमारे पास यहाँ पे मेंटेन होगी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि n जो है वो nc को अप्रोच करे या फिर nc के बराबर उसकी वैल्यू आ जाए। तो nc की वैल्यू हम अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि वो nc की वैल्यू है क्या, जो जिसके हमारे ये जो n को होना चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू nc को अप्रोच करेगी, तो वो nc की वैल्यू हम मतलब क्रिटिकल इन्वर्जन की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 12 को सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन 12 से हमारे पास nc की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो r1 r2 इंटू 1 माइनस li का होल स्क्वायर, ये हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मतलब कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसे एक LHS में रखा, और ये वाली टर्म को हम इधर राइट हैंड साइड पे ले आए, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, हमें क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, इसी का रिलेशन फाइंड करना है, तो इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें ये एक्सपोनेंशियल हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, RHS और LHS में दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू x, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू x। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म में हम जब लॉग लेंगे तो हमारे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास चीज है, ये हमारे पास LHS में आ जाएगी, ठीक है, और इस साइड हमारे पास लॉग हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर हमारे पास log x अपॉन y हो तो इसे हम लिख सकते हैं log x माइनस log y, और अगर हमारे पास log x इंटू y हो इसे हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, log ये न्यूमरेटर था x और ये था y, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं log 1 माइनस, यहाँ पे लिख के देखते हैं, log 1 माइनस log ऑफ r1 r2 इंटू 1 माइनस li का होल स्क्वायर। ये हम फिर से इसे x ले लेंगे, इसे y ले लेंगे, यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 1 माइनस, यह ब्रैकेट ले लेते हैं, log r1 r2 प्लस log 1 माइनस li का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। देन फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे, ये जो टर्म है log, हमें पता है कि log x की कोई भी पावर हो उसे लिख सकते हैं n log x, तो यहाँ पे 2 पावर है तो इसे हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे 2 को, और हमारे पास क्या बच जाएगा log 1 माइनस li, ठीक है। log जो 1 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास RHS में क्या आ जाएगा, माइनस log r1 r2 माइनस 2 log 1 माइनस li आ जाएगा। और क्योंकि हमें ये जो वैल्यू थी इसे हमने n कहा था, और थ्रेशोल्ड की कंडीशन के लिए हमारा ये जो n है, ठीक है, ये वाली पूरा n जो है इसे nc को अप्रोच करना चाहिए, या इसकी वैल्यू nc के इक्वल होनी चाहिए। तो इस पूरी ये जो पूरी हमारे पास ब्रैकेट में टर्म है इसे हम लिख लेंगे nc, क्योंकि हमें क्रिटिकल इन्वर्जन की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे हमारे पास थ्रेशोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस ये जो ब्लू स्क्वायर रेक्टेंगल में है हमारे पास, इसे हम कहेंगे NC। ये 2 सिग्मा और L हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे NC की वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू है हमारे पास क्रिटिकल इन्वर्जन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास
ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन था, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जो थी n, ठीक है, इस n की वैल्यू जब n c के इक्वल हो जाएगी तब हमारे पास थ्रेशोल्ड मेंटेन होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड मेंटेन का जो क्रिटिकल इन्वर्जन की कंडीशन थी वो ये वाली इक्वेशन से हमें मिलती है। नाउ अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक बार क्रिटिकल इन्वर्जन आ गया, ठीक है, वंस क्रिटिकल इन्वर्जन इज रीच्ड ऑसिलेशन विल बिल्ड अप। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्रिटिकल इन्वर्जन क्यों फाइंड किया है, ताकि हमारे पास थ्रेशोल्ड आ सके, ठीक है। तो जब हमारे पास थ्रेशोल्ड आ गया, ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, ठीक है, ऑसिलेशन की, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जब हमारी पूरी हो जाएगी तो तब हमारे पास ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उस ऑसिलेशन की वजह से हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा था वहां से हमारे पास ऑसिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। एंड द फोटॉन्स एमिटेड स्पॉन्टेनियसली अलोंग द कैविटी एक्सिस विल इनिशिएट द एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। वो कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे लेजिंग मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है, बिल्डअप हो गए हमारे पास यहाँ पे ऑसिलेशंस। तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए तो फिर अब इतने ज़्यादा हमारे पास फोटॉन्स आ जाएंगे कि वो इस मिरर से बाहर निकल जाएं, ठीक है। और वो जो बाहर हमारे पास बीम आएगी वो एक हमारी एम्प्लीफाइड बीम होगी, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन हमने की है वो क्यों की है, ताकि हमारे पास वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आ जाए जहां से ऑसिलेशन स्टार्ट होंगी। ऑसिलेशन स्टार्ट होंगी तो ही हमारे पास एक एम्प्लीफाइड आउटपुट आ सकता है, या फिर एम्प्लीफाइड जो बीम है वो हमें मिल सकती है हमारे लेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लास्ट पॉइंट लिखा है कि वंस क्रिटिकल इन्वर्जन इज रीच्ड ऑसिलेशंस विल बिल्ड अप फ्रॉम स्पॉन्टेनियस एमिशंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेजिंग मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे इस लेजिंग मीडियम में हमारे पास बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास लेजिंग मीडियम, यहाँ पे हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मिरर, ये हमारे पास मिरर्स हैं। यहाँ पे जब फोटोन फ्लक्स इन एटम्स के साथ इंटरैक्ट करेगी, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो एलिमेंटल चेंजेस हैं DF, ये तभी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये फोटोन फ्लक्स या फोटोन वेव या हमारी जो प्लेन वेव हमने कंसिडर करी है वो किसी एटम के साथ इंटरैक्ट करेगी, तो वो एटम हो सकता है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो, ठीक है, और स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो लेवल 2 में गया, ठीक है, लेवल 1 से लेवल 2 में गया, तो ये जो एटम्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली डीके होना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जब वो स्पॉन्टेनियसली डीके होना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास फोटॉन्स जनरेट होंगे, क्योंकि जब भी लेवल 2 से लेवल 1 में एक ट्रांजिशन होगी तो हमारे पास, अगर वो रेडिएटिव ट्रांजिशन है तो हमारे पास यहाँ पे फोटोन एमिट होगा। एक फोटोन तो वो आया था जो कि जिसने इंटरैक्ट किया इस एटम के साथ, वो एटम ने इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ, देन हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, तो वहां पे हमारे पास एक फोटोन फिर से जनरेट हो जाएगा। वो फोटोन फिर फर्दर और एटम्स के साथ हमारे इंटरैक्ट करेगा, तो ऐसे ही बहुत सारे फोटॉन्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। देन यहाँ पे मिरर में हमारे पास जो फोटॉन्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे, देन वो जो फोटॉन्स हैं वो बाउंस बैक करके मिरर 2 के पास आएंगे, या इसे मिरर 1 मिरर 2 ले लेते हैं, ठीक है। मिरर 2 से मिरर 1 पे आए, फिर से ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन होगा हमारे फोटॉन्स का वो जनरेट होगा। इसे हम कहेंगे कि जो ऑसिलेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी जब हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, और इसी प्रोसेस में हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फोटॉन्स यहाँ पे इंटरेक्शन के टाइम पे भी जनरेट होंगे। जब बहुत इनफ हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे तो इस मिरर 2 से हमारे पास जो आउटपुट बीम है या फिर एम्प्लीफाइड बीम है वो हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। ये है लेज़र आइडिया, बेसिक लेज़र आइडिया, ठीक है। वैसे अगर हम डिस्कस करते हैं लेज़र आइडिया, ये था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी यही रहता है हमारा, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लेज़र में जो मेन पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, देन ये ऑसिलेशंस कैसे होती हैं, एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम
डिस्कस करेंगे, बट ये हमने एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।